ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। बिलासपुर की 65 वर्षीय रत्ना मंडल के एसबीआई कलेक्ट्रेट शाखा के फिक्स डिपॉजिट खाते से करीब 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला ने शिकायत में बताया कि बिना अनुमति और जानकारी के उनके खातों से रकम ट्रांसफर कर दी गई। 22 नवंबर 2024 को संदिग्ध तरीके से 4.54 लाख रुपए और 50,000 रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए निकाली गई। जांच में सामने आया कि यह रकम एचडीएफसी बैंक के खाता धारक हरिपार्थ सारथी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक मिथुन कुमार मेहता को ट्रांसफर हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कभी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में उनकी जानकारी के बिना ईमेल आईडी बदल दी गई थी। इससे बैंक कर्मचारियों की लापरवाही और संभावित मिलीभगत की आशंका जताई गई है। सिविल लाइन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच के साथ ही साथ संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिविल लाइन थाने में एक मामला आया है जिसमें प्रार्थिया के साथ करीब 5.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। ये साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है, जिसमें थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें प्रार्थिया को एक अनजान लिंक आया था और जिसमें वह उस लिंक को क्लिक की मोबाइल के माध्यम से, जिससे वह अनजान थी और जिस पर प्रार्थिया के साथ एक उनकी मूल जानकारी आरोपियों ने ले ली और मूल जानकारी लेकर एसबीआई बैंक से उन्होंने लोन स्वीकृत करा लिया अलग अलग माध्यमों से उनकी मूल जानकारी लेकर, और जिस पर कि करीब 5,45,00,000 रुपये की उससे ठगी हुई। जब प्रार्थिया को इस बात का एहसास हुआ कि उसके मूल दस्तावेजों के माध्यम से ठगी हुई है, तो वह थाने में आकर अपना अपराध पंजीबद्ध कराई है, जिसे विवेचना में लिया गया है और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। बिलासपुर में एक युवती को टेलीग्राम ऐप के जरिए पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर 1.38 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार बना दिया गया। पीड़िता श्रद्धा तिवारी निवासी शुभम विहार मंगला ने इसकी लिखित शिकायत सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि 9 सितंबर को उसके मोबाइल पर राहुल नामक व्यक्ति ने टेलीग्राम ऐप से मैसेज भेजा। पहले उसे होटल और रेस्टोरेंट के रिव्यू देने का काम ऑफर किया गया, जिसके एवज में 150 रुपए प्रति रिव्यू देने का लालच दिया गया। इसके बाद अधिक मुनाफे का प्रलोभन देकर आरोपी ने इन्वेस्टमेंट कराने को कहा। शुरुआत में उसे मामूली रकम वापसी की गई, लेकिन बाद में जब उसने कुल 1.40 लाख रुपए जमा किए तो उसमें से केवल 2,000 रुपए ही लौटाए गए। बाकी की 1.38 लाख रुपए की रकम आरोपी राहुल और उसके साथियों अर्चना और रोहन ने हड़प ली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जांच साइबर सेल की मदद से की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक साइबर फ्रॉड से संबंधित एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें कि प्रार्थिया के साथ 1,38,000 रुपये की ठगी हुई है। इसमें ठगी का तरीका इस प्रकार से था कि प्रार्थिया को एक टेलीग्राम ऐप ग्रुप में जुड़ी, जिसमें उसे यह आश्वासन दिया गया कि उसकी नौकरी लगेगी और कुछ ऐसी बातें बताकर उससे ठगों द्वारा अपने झांसे में लेकर कुछ निवेश कराए गए पैसे। और जब प्रार्थिया को बाद में एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो चुकी है, तो थाने में ही रिपोर्ट दर्ज की, थाने में अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है और विवेचना की जा रही है। बिलासपुर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते 1 महीने की जांच में कुल 1200 शराबी और नशेड़ी वाहन चालकों को पकड़कर उनके प्रकरण न्यायालय में भेजे गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन और एएसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में कार्यवाही लगातार जारी है। ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। केवल 1 माह में 1200 चालकों पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने 1,14,90,000 रुपए का समन शुल्क वसूला। पुलिस का कहना है कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल चालक बल्कि अन्य राहगीरों और मवेशियों के लिए भी खतरा है। आदतन शराबियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। ट्रांसपोर्टरों को भी चेताया गया है कि नशेड़ी चालकों को गाड़ी सौंपने पर कार्रवाई उनकी भी होगी। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे शराबी चालकों के साथ सफर न करें और ऐसे मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ है और इस निर्देश के परिपालन में तमाम तरीके के जो उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध लगातार ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जो नशे का सेवन या मादक द्रव्य सेवन करके वाहन चलाते हैं, ऐसे वाहन चालकों पर विशेष अभियान चलाकर पूरे जिले में जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें नशे का सेवन कर बाइक या मोटरसाइकिल, बाइक या जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर या अन्य गाड़ियां, हैवी गाड़ियां चलाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसके तहत लगभग 1200 से अधिक कार्रवाइयां की गई हैं। साथ ही 1,14,00,000 से ऊपर की जो है इसमें चालानी शुल्क भी की गई है और ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगा, क्योंकि सर्वाधिक जो सड़क दुर्घटनाएं की स्थिति देखी जाती है वो है तेजी और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना और शराब सेवन करके वाहन चलाना।
चालन करना। इसलिए इस पर जो है लगातार हमारे टेंगो और समस्त थाना चौकी प्रभारी गण हैं, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बस्तर संभाग मुख्यालय से एक गंभीर मामला सामने आया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव साइमा अशरफ को देर रात 2 बजे एक अनजान नंबर से अश्लील और आपत्तिजनक कॉल किया गया। कॉल में एक व्यक्ति ने उन्हें गंदी और भद्दी बातें कहकर मानसिक रूप से परेशान किया। घटना के बाद कांग्रेस नेत्री ने तुरंत कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। साइमा अशरफ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस प्रकार की हरकतें महिलाओं को डराने और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश होती है, लेकिन वे इस तरह के दबाव में नहीं झुकेंगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि कॉलर की जल्द पहचान कर उस पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी महिला इस तरह की घटनाओं का शिकार न हो। फिलहाल पुलिस ने आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यह मामला महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराध से जुड़ी गंभीर चिंता को फिर से उजागर करता है। मैं साइमा अशरफ हूँ, प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस। एक्चुअली मुझे कुछ कॉल्स आ रहे थे कुछ दिनों से अननोन नंबर से। एक कॉल आया था मुझे रात के 1:30-2 बजे करीब, जो कि मेरा दोस्त बताते हुए मुझसे फालतू की बात करा था। तो मैंने कॉल काट दिया, उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और इसको इग्नोर कर दिया। और उसके बाद फिर दोबारा मुझे 13 तारीख को लोक अदालत के दिन कॉल आया कि मेरे लिए कुछ अश्लील शब्द कहे गए उस इंसान के द्वारा। और उसके बाद हमने कोतवाली थाने में एक आवेदन दिया और आज तीसरा दिन है जो है। हम लोग तीसरे दिन बाद आज वो हम दोनों पक्ष जो है मतलब जो दोनों लोग मुझे फोन किए थे वो दोनों दोस्त हैं, एक्चुअली सीआरपीएफ में है, बटालियन में। क्या नाम है उनका? नाम एक का तो कुछ गायकवाड़ है और दूसरा प्रकाश है। तो ये लोग हैं अभी थाने के अंदर ही हैं। और इन लोगों से अभी मैंने सोर्स पूछा कि आपको मेरा नंबर मिला कहाँ से, तो ये अब मुझे बता रहे हैं कि बाथरूम शौचालय जो बस स्टैंड में है वहां पे आपका नंबर लिखा हुआ है। अगर शौचालय बस स्टैंड के शौचालय में मेरा नंबर लिखा हुआ होता तो मुझे और भी बहुत सारे कॉल्स आते, लेकिन जो है मुझे कॉल सिर्फ ये दोनों दोस्तों के ही आए हैं जिन्होंने मुझसे अश्लील और गंदी बातें की। रायपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित न्यूड पार्टी का प्रचार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार आरोपी आदर्श अग्रवाल इंस्टाग्राम आईडी सीनफुल राइटर 1 से कपल्स और युवतियों को न्यूड पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण दे रहा था। शिकायत पर आईटी एक्ट और अश्लीलता निषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। साइबर यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आरोपी को मध्य प्रदेश के बिजूरी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास एक आईफोन भी जब्त किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी से अश्लील प्रचार कर रहा था। हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया है। जांच में और तथ्य सामने आएंगे। दस्तावेज लेखक संघ ने मंगलवार को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान संघ के सदस्य बड़ी संख्या में जिला कार्यालय पर परिसर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। संघ ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। यह मामला दस्तावेज लेखक ठाकुर महेंद्र सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ा है। संघ का कहना है कि धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संघ का कहना है कि ठाकुर महेंद्र सिंह पिछले 35 से 40 वर्षों से दस्तावेज लेखक का कार्य कर रहे हैं। उन्हें शासन से अधिकृत लाइसेंस प्राप्त है और वे हर साल उसका नवीनीकरण भी करते हैं। इतने लंबे समय में उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन अचानक पुलिस ने उन्हें धोखाधड़ी के प्रकरण में आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। संघ ने आरोप लगाया है कि सरकंडा थाना पुलिस ने मनमानी करते हुए महेंद्र सिंह को आरोपी बना दिया, जबकि विक्रेता सुरेश मिश्रा के खिलाफ दर्ज शिकायत में उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। संघ का कहना है कि बिना पर्याप्त सबूत और जांच के पुलिस ने 5 सितंबर को सीधे एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। कि दस्तावेज लेखक इसमें किसी प्रकार की कोई इसमें खामी नहीं है, बावजूद उसके पुलिस कार्रवाई किए जाने के विरोध हम यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में, हर हाल में जो भी धाराएं उसके ऊपर लागू किया गया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय विजय शर्मा जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम दस्तावेज लेखक का कार्य जो है सिर्फ लेखन का कार्य है, प्रारूप करता हम लोग प्रारूप करते हैं, दस्तावेज लिखने का कार्य करते हैं। दस्तावेज में किसी प्रकार का छेड़खानी का कार्य नहीं करते। हमारे द्वारा लिखी गई दस्तावेज को अवलोकन करके उपपंजक जो है उसको निष्पादन करते हैं। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो उनके ऊपर आज धाराएं लगाई गई है उन धाराओं को समाप्त कर उनको रिहाई किया जाए। हम अभी सांकेतिक हड़ताल में बैठे हैं। दूसरी आने वाला समय में अगर हमको राहत नहीं मिली शासन प्रशासन के द्वारा तो निश्चित रूप से इसका परिणाम शासन को भोगना ही पड़ेगा।
गिरफ्तारी से नाराज दस्तावेज लेखक संघ ने मंगलवार को हड़ताल आंदोलन में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से न केवल महेंद्र सिंह बल्कि पूरे दस्तावेज लेखक समुदाय का मनोबल टूटा है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर पुलिस अपनी कार्रवाई पर पुनर्विचार नहीं करती तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज हड़ताल का कारण यह है कि हमारे 35 साल 40 साल पुराने दस्तावेज लेखक ठाकुर महेंद्र सिंह जी को बिना किसी कारणवश सरकंडा थाना में बंद कर दिया गया और अभी वो जेल में है। ये 5 सितंबर की घटना है। इसमें प्रकरण यह है कि एक जमीन मालिक सुरेश मिश्रा और एक खरीदार है अरुण दुबे, उन दोनों के बीच क्या विवाद है उसकी जानकारी हमको नहीं है। सन 1999 में जो रजिस्ट्री हुआ उस पे कुछ भी उन दोनों के बीच में विवाद रहा। उस विवाद में अरुण दुबे ने सरकंडा थाने में कंप्लेन किया और उस कंप्लेन में लिखा हुआ था कि सुरेश मिश्रा को पकड़ा जाए, लेकिन सुरेश मिश्रा फरार था जिसकी जानकारी हमको कुछ नहीं थी। 5 सितंबर को सिविल ड्रेस सादे कपड़े में कुछ लोग आए घर और मामा जी ठाकुर महेंद्र सिंह जी को बोले कि भाई आपको कुछ बयान देना है, आइए थाना चलते हैं। तो थाने गए और वहां से उनको अंदर कर दिया। हम उसी के विरोध प्रदर्शन में आज हड़ताल में बैठे हैं। ये पूरे प्रदेश का हड़ताल है। हमारे अध्यक्ष महोदय मनीष गुप्ता जी भी बिलासपुर आए हुए हैं और ये पूरे प्रदेश पूरे व्यापारी संघ, हम जो दस्तावेज लेखक स्टाफ मेंबर सब लोग मिलजुल कर इस स्ट्राइक में बैठे हैं। और हमारे इस हड़ताल का मुख्य कारण है हम ये विरोध प्रदर्शन कि दस्तावेज लेखक का काम है सिर्फ प्रारूप तैयार करना, ना कि उसका कोई सर्वेक्षण करना। जो पक्षकार हमको दस्तावेज देता है हम उसको देखते हैं, उसी के आधार पर दस्तावेज टाइप करते हैं। तो इसमें हमको मुजरिम क्यों बनाया जाता है? हम इसी के विरोध में आज सभी लोग दस्तावेज लेखक और स्टाफ मेंबर विरोध प्रदर्शन में हम चाहते हैं कि हमें ठाकुर महेंद्र सिंह जी को सबसे पहले निष्पक्ष जांच कर उनको तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि प्रारूप करता हम दस्तावेज लेखक है, हमारा सिर्फ काम है प्रारूप टाइप करना। अगर आज हमें कुछ सपोर्ट या शासन से हमको कोई आश्वासन नहीं मिला तो यह अनिश्चितकालीन जाएगी हड़ताल। संघ ने अपनी 4 सूत्री मांगों को भी स्पष्ट किया, जिसमें महेंद्र सिंह को तुरंत न्याय दिलाने, गिरफ्तारी की निष्पक्ष जांच करने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और दस्तावेज लेखकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे जल्द ही जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे और जरूरत पड़ने पर राज्य स्तर पर भी हड़ताल का आह्वान करेंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक महेंद्र सिंह को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या महेंद्र सिंह को जल्द ही राहत मिलती है या फिर दस्तावेज लेखक संघ का यह विरोध और व्यापक रूप लेगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर की सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। बड़े बड़े दावे भले ही किए जाते हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। वार्ड 13 और 14 का मुख्य मार्ग मंगला महर्षि मोड़ से लेकर धुरीपारा हनुमान मंदिर तक आज गड्ढों और गंदगी से जर्जर पड़ा है। जॉय रेसिडेंसी 2 कॉलोनी का गंदा पानी सीधे सड़क पर बहाया जा रहा है। बिल्डरों ने नालियों का निर्माण सही ढंग से नहीं किया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऊपर से पास की ट्रेड्स कंपनी के भारी वाहनों की लगातार आवाजाही ने सड़क को और खराब कर दिया है। ट्रकों के दबाव से सड़क उखड़ चुकी है और जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। बरसात में हालत और भी खतरनाक हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद निगम की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पार्षदों ने भी माना कि कॉलोनी बिल्डरों और भारी वाहनों की वजह से सड़क टूटी है। उन्होंने जोन कमिश्नर को नोटिस जारी करने की मांग की है। साफ है कि निगम अगर कॉलोनी और कंपनियों की जिम्मेदारी तय नहीं कर सकती तो सड़क सुधार कागजों में ही रह जाएगा और जनता को रोजाना इन गड्ढों और गंदगी से जूझना पड़ेगा। वो समस्या तो है कचरे की। वो क्या रहा है कि एक जोन को छोड़ के पूरे शहर का जो कचरा है उसको लेके वहाँ बजरंग चौक छपड़ा भाटा में डाला जा रहा है। अनेक प्रकार की कचराओं में, जैसे कि वहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल का बेस्ट चीज लकड़ी, कंगाल, टाली, जो जैसा चीज वहाँ पे मिल रहा है पूरे शहर का वहाँ पे लेके डाला जा रहा है। और जानवर को भी लेके वहाँ पे डाल देते हैं, उसी के ऊपर कचरा डाल के, जो भी वो गंदा वंदा थोड़ा बहुत मिट्टी, पन्नी वन्नी, बहुत सारी ऐसी चीजें उसको ढक दिया जाता है, जिससे इस बरसात के समय वार्ड नंबर 13 और 14 के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ये मान के चलिए कि हम लोग वहाँ पे नारे की जिंदगी जी रहे हैं। अभी बरसात के दिन है, जॉय रेसिडेंसी है, वहाँ जॉय रेसिडेंसी का पूरा कॉलोनी का पानी वहीं से आगे गुजर रहा है और जॉय रेसिडेंसी नाली बना दिया, जिससे पूरा रोड में पानी बह रहा है। तो जोन कमिश्नर को भी बोले हैं कि नोटिस दो और कार्रवाई करें, ऐसा करके फिर भी अब जानते तो जोन कमिश्नर का हाल टाल देती है। सड़क कब से खराब है? ऐसा ही 2 महीना हो गया। इसमें 2 महीना में 2 बार हम लोग WBM गिट्टी डलवाए हैं। इसमें अभी
संभवतः अभी 1-2 महीने में जो 4 करोड़ 92 लाख का जो काम आया है, संभवतः बनने का पूरा संभावना है। प्राथमिक शाला तारबहार में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता तथा शिक्षण अधिगम सामग्री मेले का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संकुल प्राचार्य उषा चंद्रा, एपीसी डॉक्टर अखिलेश तिवारी, डॉक्टर मुकेश पांडे और यूआरसी वासुदेव पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की संचालक एवं प्रधान अध्यापिका पूजा तिवारी ने की। मेले में शिक्षिका माधुरी निर्मलकर ने FLN एवं TLM मेले की महत्ता और उद्देश्यों का प्रकाश डालते हुए बताया कि यह मेला बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने, लिखने और बुनियादी गणित सीखने का अवसर देता है। वहीं शिक्षकों को कम लागत वाली शिक्षण सामग्री बनाने, उपयोग करने और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राथमिक स्कूल स्टाफ HM चित्ररेखा तिवारी, CMD और BTI के DLED छात्र शिक्षक भी उपस्थित रहे। बच्चों और शिक्षकों द्वारा बनाए गए रचनात्मक TLM प्रदर्शित किए गए, जिन्हें अतिथियों ने विशेष रूप से सराहा। शिक्षकों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। तारबहार स्कूल के शिक्षक अपनी मेहनत, रचनात्मकता और समर्पण से शिक्षा को नया स्वरूप दे रहे हैं, जो सराहनीय और प्रेरणादायी है। आज का अवसर ज्यादा बोलने का नहीं है, क्योंकि हम मेला जाते हैं ना, तो मेला में अपन भाषण कम सुनते हैं। मेला हम देखने जाते हैं, है ना। मेला गए हो कि नहीं? छठी मेला गए हो? नहीं गए हो? कौन नहीं गए? हाँ, जो लोग नहीं गए हैं उनके मम्मी पापा इस बार छठी मेला जरूर लेके जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे अगर मेला गए हैं और वहां पे अगर कोई संत महात्मा अगर मान लो कुछ बताने लगे तो कौन सुनेगा उसको। हम तो क्या के लिए गए होते हैं वहां पे, मेला देखने जाते हैं ना, कि मेरे लायक खिलौना वहां पे कौन सा है या मेरे लायक मिठाई वहां पे कौन सा है। तो आप लोगों के लिए हम पे बहुत सारे खिलौना तैयार कराए हैं मैडम लोग, और खिलौना ऐसा है कि जिससे खेलना है और सीखना है। बहुत मेहनत के साथ उन लोगों ने इसको तैयार किया है। एट ए ग्लांस में जो देख रहा हूं, और बहुत मेहनत इसमें झलक रही है। और मैं बार बार आपको बधाई देना चाहूंगा जो इसके आयोजक हैं। विद्यालय का हर कोना ऐसा है जहां से कुछ सीखा जाए। यहां तक कि पिलर में भी आपने मोबाइल लिख करके रखा है। जहां पर भी दृष्टि जा रही है, कोई ना कोई ऐसा विषय वस्तु है जिससे हम लोग सीख सकते हैं अपने स्कूल में। अच्छा लगा। सबसे पहले हम लोग आए तो यहाँ पालक थे, कल मैडम से बात हुई थी कि पालक गण भी आएंगे। तो यदि किसी बच्चे की क्वालिटी की बात करते हैं हम लोग, तो शिक्षक और पालक ये दोनों के बीच में बच्चे रहते हैं। तो निश्चित आपकी भूमिका दिख रही है, जैसे शिक्षकों की भूमिका तो है यहाँ पे एकेडमिक और अन्य रचनात्मक कार्यों में। ये TLM मेला अभी तो स्कूल स्तर से मैडम की है, क्लस्टर लेवल संकुल स्तर पे भी TLM मेला का आयोजन करते हैं हम लोग। उसके बाद एक ब्लॉक स्तर TLM मेला का आयोजन होना है। तो इस तरह से दूसरे स्कूल के भी जो टीचर हैं या बच्चे हैं आते हैं वहां पे देख करके प्रेरित होते हैं। एक बहुत क्रिएटिविटी रचनात्मक कार्य है, और यदि बहुत आगे ले जाना है बच्चे को तो रचनात्मक सोच विकसित करना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों का शिक्षण कार्य सबसे कठिन होता है। तब मैं समझा जब नौकरी में आए। नौकरी के पहले कॉलेज हायर एजुकेशन में जैसे ही मैं पढ़ा, कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव मिला। तो कॉलेज के बाद स्कूल में जब आया तो समझ में आया कि कठिनाई कहाँ थी। कॉलेज पढ़ाना बहुत आसान है, ज्यादा समझदार होते हैं, वो आपको अच्छे से समझते हैं, आप उनको अच्छे से समझते हैं। यहाँ सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि अभी आप जितना कॉलेज में फर्क होता है उच्च शिक्षा या हायर सेकेंडरी में आप जो कर रहे हैं रिस्पांस आता है। तो जब रिस्पांस आता है तो हम लोग दुगने मन से फिर दूसरे दिन हम अच्छी तैयारी से जाते हैं। यहाँ उस चीज का अभाव रहता है, खास करके प्राइमरी लेवल पे बच्चों से रिस्पांस नहीं आता, वो ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाते। जब इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अवधारणा, उनकी भाषाई दक्षता बढ़ जाएगी, गणितीय कौशल का विकास हो जाएगा, तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं होगी।
धुरकोट स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के छात्र छात्राओं से भरी एक स्कूल वैन आज सुबह एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होते होते बच गई। बताया जा रहा है कि वैन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पास की झाड़ियों में जा घुसी। वैन में दर्जनों बच्चे सवार थे, जिनमें से कुछ को मामूली चोटें आई है। गनीमत रही कि समय रहते गाड़ी रुक गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चों में इस हादसे के कारण भय का माहौल देखा गया। प्राथमिक उपचार के लिए घायलों को पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जिस वैन में बच्चे यात्रा कर रहे थे वह टैक्सी परमिट के बिना संचालित की जा रही थी। वाहन की स्थिति भी अच्छी नहीं बताई जा रही है। इससे स्कूल प्रशासन और परिवहन विभाग की लापरवाही उजागर होती है। इस मामले में प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और वैन चालक से पूछताछ की जा रही है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर बृहस्पति बाजार के नीचे वर्षों से सब्जी दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे करीब 100 से अधिक किसानों ने मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्थायी दुकान लगाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी आए दिन उन्हें दुकान लगाने से रोकते हैं और धक्का मुक्की कर परेशान करते हैं। किसानों ने बताया कि वे पीढ़ियों से सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसी कमाई से बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलता है, लेकिन नगर निगम की कार्रवाई से उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। मंगलवार को सुबह 11:30 बजे निगम अधिकारियों ने सड़क पर रखी सब्जी हटाने और दुकान बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। विक्रेताओं का कहना है कि अचानक दुकान बंद करने से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। रोजाना की बिक्री से ही उनके परिवार का गुजारा होता है। अगर इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया तो वे बेरोजगार हो जाएंगे और परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो जाएगा। सब्जी विक्रेताओं ने यह भी कहा कि वे यहाँ दुकान लगाते हैं, वहाँ हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। वे ना तो सड़क जाम करते हैं और ना ही कोई गंदगी फैलाते हैं। इसके बावजूद नगर निगम अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि निगम के अतिक्रमण दस्ता शराब पीकर आते हैं और महिलाओं से भी बदतमीजी करते हैं। किसानों ने जिला कलेक्टर से अपील की है कि निगम कर्मचारियों की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और उन्हें स्थायी रूप से उसी स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की जाए। हम लोग यहीं लोकल हैं दीदी, यहीं रहते हैं हम लोग। हमारे पूर्वज लोग जब नई चबूतरा थे तब नीचे में लगा रहे थे, कीचड़ में लगा रहे थे। अब जब चबूतरा बन गए हैं तो बाहर से आ रहे हैं आदमी, नया नया चबूतरा ले ले हैं। अब हमारे से नहीं है पैसा, हम नीचे हम लगा रहे हैं। उसका दिले कोई दिक्कत नहीं होत रही से भाई। अब नया नया बना थे मुख्यमंत्री, वहाँ बना थे वह कलेक्टर बना थे, वहाँ के आदमी मन है बाहर के मन आया आके चबूतरा ले लेके। अब वो मन बोला थे नीचे नहीं लगाएंगे ऐसे बोला थे वह। अब नगर निगम ला बुलवा रहे हैं, उठा रहे हैं, सब सामान लेगा थे वह, हाथ खींचा थे, साड़ी खींचा थे, दारू पी के आवा थे। नगर निगम के लोग आए थे, कोनो पैसा मांगा थे, कोनो सामान लेगा थे, कोनो मारा थे, ऐसे करा थे। कहाँ जाबो दीदी, हमन ला वही 2 लाइन में दिए है कलेक्टर है, तो हमन ला 2 लाइन वही चाहिए, हमन कहीं नहीं जामन। कहाँ समस्या है दीदी कि हम लोग सालों 20 साल से वहाँ लगा रहे हैं। इतना महंगा सब्जी बृहस्पति में नीचे में कोई भी आता है, नगर निगम का 2 आदमी भी आता है तो हम लोग डर के मारे भाग जाते हैं कि सामान इतना महंगा है। गरीब आदमी है, सब अपने बाड़ी से लेके आते हैं। तो किसान को एक जगह वहीं बैठने का पूरा चबूतरा दिया है, किनारे में लगा लो बोल के, सुरक्षित पार्किंग का जगह भी छोड़ दो, इसलिए हम लोग वहीं छोड़ के उसको हट के लगाते हैं। कोई भी आता है तो उन लोग को हम लोग खुद उठा देते हैं कि वहाँ मत लगाओ भाई, पार्किंग का जगह है, ऐसा बोल। और नगर निगम का जितने आते हैं सब शराब पी के आते हैं। किसी लेडीज़ का हाथ पकड़ के वो सामान को पकड़े रहते तो लूट लेते हैं। अब इससे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।